दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं महारानी सीजन 3 के सारे एपिसोड्स को। और अगर आपको पहला सीजन और दूसरा सीजन देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें पटना के सेंट्रल जेल का सीन दिखाते हैं, जहाँ मनोज के पापा डॉक्टर सिन्हा, जिसके बेटे को दुलारी यादव ने मारा था, वह रानी भारती का जेल में फिजिकल एग्जामिनेशन करने आते हैं, क्योंकि कोर्ट ने मनोज के पापा को रानी भारती का डॉक्टर नियुक्त किया था। वहाँ की जेलर डॉक्टर को रानी भारती से मिलने में काफी आनाकानी करती है। तब मिश्रा जी आकर जेलर को हड़काते हैं, पर जेलर कहती है कि वह तो अपनी ड्यूटी ही कर रही है। असल में वो जेलर नवीन कुमार से मिली हुई थी। डॉक्टर अब रानी भारती का चेकअप करते हैं। तब मिश्रा जी रानी को उनकी बेल के पेपर में साइन करने के लिए कहते हैं, पर रानी मना कर देती है। फिर मिश्रा जी की बातों से हमें पता चलता है कि रानी भारती को जेल में 3 साल हो गए हैं और तब से नवीन कुमार बिहार का सीएम बनकर बैठा है, जो कि नहीं चाहता कि रानी भारती जेल से बाहर आए। कावेरी अब मिश्रा जी से बात करती है। तब हमें पता चलता है कि रानी भारती के ऊपर अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है और रानी के खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं है। इसलिए नवीन कुमार अपनी पावर का इस्तेमाल करके केस को लंबा खींच रहा है ताकि रानी भारती जेल से बाहर न आए। रानी अब मिश्रा जी को कहती है कि उसकी 10वीं की परीक्षा आने वाली है और वह बेल के चक्कर में अपनी पढ़ाई खराब नहीं कर सकती, और वह अपने लॉयर सिंह साहब को मालती नाम की औरत की जमानत करवाने को कहती है, जिसको पुलिस ने गलत इल्जाम में जेल में डाल दिया था। अगले सीन में कीर्ति सिंह को बीमा भारती दिखता है, जो कि कीर्ति सिंह से उसको मारने की वजह पूछकर उसको रंग लगाता है। तब एकदम से कीर्ति सिंह की आँख खुलती है, मतलब कि कीर्ति सिंह सपना देख रही थी। अगले दिन नवीन कुमार बीमा भारती के घर के बाहर उसके स्टैचू का उद्घाटन करके लोगों के सामने बीमा भारती के बारे में अच्छी बातें कहते हैं, ताकि वह जनता का दिल जीत पाए। असल में नवीन कुमार ही बीमा भारती को मरवाने के षड्यंत्र में मास्टरमाइंड था। वहीं दुलारी यादव नवीन कुमार के पास आता है, जिसे देखकर नवीन कुमार का चेहरा थोड़ा गुस्से में हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि नवीन कुमार और दुलारी यादव के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। गौरी शंकर अब नवीन कुमार से मिलकर उसको किसी फाइल में साइन करने के लिए कहता है, पर नवीन कुमार गौरी शंकर की बात को ही टाल देता है, जिससे गौरी शंकर को बहुत बुरा लगता है। फिर नवीन कीर्ति सिंह से जाकर बात करता है। तब हमें पता चलता है कि कीर्ति सिंह नवीन के कहने पर ही बीमा भारती के घर में रह रही है, ताकि नवीन की पार्टी की जनता के सामने छवि अच्छी बनी रहे। पर कीर्ति सिंह को भीमा के घर में अजीब से सपने आ रहे थे और वह डरी रहती थी। तब नवीन कीर्ति को कहता है कि तुम रानी भारती को सजा होने तक यहीं पर रहो, बाद में आप जहाँ चाहोगे हम आपको भेज देंगे। इधर प्रेम कुमार और गौरी शंकर कीर्ति और नवीन पर ही नजर रखे हुए थे कि वो बातें क्या कर रहे हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते कि रानी भारती पुलिस वैन में जनता के सामने अपनी 10वीं की परीक्षा देने जा रही है। तब जेलर रानी भारती के कमरे को अच्छे से चेक करती है, पर उनको कुछ भी नहीं मिलता, जो कि वह नवीन कुमार को फोन पर बता देती है। फिर हम देखते कि रानी भारती अपने 10वीं के एग्जाम अच्छे से लिखकर एग्जामिनर को सबमिट कर देती है। यहाँ नवीन कुमार अब पार्टी अध्यक्ष तर्केश्वर बाबू से बात करता है। तब हमें पता चलता है कि नवीन कुमार ने 3 साल में काफी विकास किया है और बिहार में दारू बैन करके लोगों का दिल भी जीता है। फिर तर्केश्वर बाबू दुलारी यादव का कुछ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस पर शिल्पा अग्रवाल का रेप केस अभी भी चल रहा था, जिससे उनकी पार्टी के नुकसान भी हो रहा है। इधर डॉक्टर राजीव अब बिहार के हाई कोर्ट में उसके बेटे मनोज और शिल्पा के मर्डर केस में दुलारी यादव के ऊपर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं और जज इसकी अनुमति भी दे देते हैं। इसके बाद जब नवीन कुमार को पता चलता है कि दुलारी यादव के ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है, तो नवीन कहता है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि दुलारी यादव का हमें कोई फायदा है ही नहीं। इसके बाद प्रेम कुमार और गौरी शंकर आपस में दारू पीकर बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि नवीन कुमार ने प्रेम कुमार और गौरी शंकर के साथ गेम खेला है और उन्हें कैबिनेट में कोई जगह नहीं दी, जिससे वह दोनों ही नवीन कुमार से नाराज हैं। साथ ही हम देखते हैं कि बिहार में दारू बैन है, पर अब तो लोग पहले से भी ज्यादा दारू पी रहे हैं, जो कि सारी दारू ब्लैक में बिक रही है और सारा का सारा पैसा नवीन कुमार और दिलशान मिर्जा की जेब में जा रहा है। मचान बाबा अब अपने आश्रम में लोगों को प्रवचन देते हैं, जहाँ सारे बाहुबली नेता आए थे। थोड़ी देर बाद मचान बाबा और पार्टी के सारे नेताओं के बीच मीटिंग होती है, जहाँ मचान बाबा दुलारी यादव को कहते हैं कि नवीन कुमार ने फैसला लिया है कि दुलारी को कुछ समय के लिए अपने पद से इस्तीफा देना होगा, जिसके कुछ समय बाद वे दुलारी यादव को फिर से उसका पद वापस दे देंगे। पर दुलारी यादव किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि वह समझ गया था कि पार्टी उसके साथ गेम खेल रही है और वो उसको हमेशा के लिए जेल में करवा देंगे। ये सब कहकर दुलारी यादव मीटिंग छोड़कर चला जाता है और जैसे दुलारी यादव की गाड़ी घर पहुंचती है, तब हम देखते हैं कि दुलारी यादव की लाश उसकी गाड़ी में पड़ी है। इधर जेल में नवीन कुमार 18 महिला कैदियों को रिहा करता है, जो कि अपनी आधी सजा काट चुकी थी, इसलिए अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें छोड़ दिया गया था। फिर जेल में अब सभी लोगों को हलवा बंटवाया जा रहा था, क्योंकि रानी भारती 10वीं कक्षा में पास हो गई थी। ये जानकर नवीन रानी भारती से मिलकर उसको बधाई देता है और कहता है कि आगे की पढ़ाई अच्छे से करिएगा, क्योंकि अभी आपको जेल में कई साल रहना है। यह कहकर नवीन कुमार वहाँ से जाने लगता है। तभी नवीन को फोन आता है कि दुलारी यादव हार्ट अटैक के कारण मारा गया। तब रानी भारती नवीन कुमार को कहती है कि जब हम चौथी फेल थे, तब हमने आपकी नाक में दम कर दिया था, अगर हम ग्रेजुएट हो गए तो आपका क्या होगा। नवीन कुमार कहता है कि मतलब क्या है आपका। तब रानी भारती कहती है कि दुलारी यादव को हार्ट अटैक नहीं आया था। जिसके बाद यहीं पर एपिसोड 1 खत्म
खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में तर्केश्वर बाबू नवीन कुमार के पास जाकर कहते हैं कि दुलारी यादव को किसी ने मरवाया है। तब नवीन कुमार को रानी भारती के साथ अपने पार्टी के सारे साथियों पर भी शक होता है, इसलिए नवीन सभी पार्टी अध्यक्ष की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा कर सुनता है ताकि वह पता लगा सके कि दुलारी यादव को किसने मरवाया है। फिर नवीन कुमार जब कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है तब सारे नेता एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, जिससे नवीन को कुछ भी पता नहीं चलता। अगले सीन में रानी भारती की बेटी रोशनी अपने भाई जय को फोन करके कहती है कि आज माँ की कोर्ट में हियरिंग है। तब जय कहता है कि वह नहीं आएगा। दरअसल जय को लग रहा था कि उसकी माँ ने उसके पापा भीमा भारती को मारा है, इसलिए वह अपनी माँ से मिलना तक नहीं चाहता था। उस समय रोशनी को अपने सामने दो आदमी दिखते हैं जो कि उनका काफी देर से पीछा कर रहे थे। तब वह सारी बात मिश्रा जी को बताती है और वह दोनों आदमी भाग जाते हैं। रानी भारती अब पुलिस वैन से आकर कोर्ट में अपने बच्चों से मिलती है और अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। तब मिश्रा जी कहते हैं कि आप जा रही हैं, आप तो बेल लेने आई थी। तब रानी भारती कहती कि वह तो सिर्फ अपने बच्चों से मिलने आई थी। इसके बाद सारे विधायक अब दुलारी यादव की शोक सभा में नकली दिखावा करने आते हैं। तब प्रेम कुमार को मैसेज आता है और हम देखते हैं कि रानी भारती ने मीडिया में कहा है कि दुलारी यादव नवीन कुमार का भांडा फोड़ने वाला था, इसलिए उसको मरवा दिया गया। और भीमा भारती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर रानी भारती को जेल में कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी नवीन कुमार की होगी। इसके बाद मीडिया वाले अब नवीन कुमार से सवाल जवाब पूछने लगते हैं। तब नवीन नो कमेंट बोलकर चला जाता है, पर नवीन के दिमाग में बस रानी भारती की एक ही बात चल रही थी कि दुलारी यादव का मरना हार्ट अटैक नहीं था। यहाँ डॉक्टर राजीव सिन्हा अब अपने पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। तब एक आदमी आकर राजीव को तर्केश्वर बाबू से मिलाने के लिए कहता है। जैसे डॉक्टर राजीव गाड़ी में जाकर तर्केश्वर बाबू से मिलते हैं, तब तर्केश्वर बाबू कहते हैं कि रानी भारती के साथ कौन कौन मिला हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा था कि दुलारी यादव को रानी भारती ने मरवाया है और डॉक्टर राजीव उन्हीं का साथी है। तब राजीव कहता है कि आप खुद ही पता लगा लीजिए ना। इसके बाद नवीन कुमार अब सारे नेता के साथ मीटिंग करता है। तब वहाँ पर सभी विधायक के लिए जूस आता है, पर सारे विधायक एक एक करके मना कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि भीमा भारती के जैसा ही उनके साथ ना हो जाए। मतलब कि किसी भी नेता को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। नवीन कुमार अब सभी नेता पर भड़क जाता है कि हम भला तुम्हें जहर क्यों देंगे, और वैसे भी अगर तुम में से किसी भी नेता को कुछ हुआ तो उनका राज खुल जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इधर मिश्रा जी अब रानी भारती के बच्चों के साथ घर जाते हैं। तब वहाँ दिलशाद मिर्जा अपने आदमी के साथ बैठा था। मिश्रा जी अब रानी भारती के बच्चों को कमरे में भेज देते हैं। तब दिलशाद मिर्जा मिश्रा जी को धमकाता है कि रानी भारती को समझाओ कि ज्यादा ना फुदके, नहीं तो बिहार की जेल में आए दिन लोग मरते रहते हैं। फिर जेल में रानी भारती कावेरी से बात करती है कि उनका बेटा जय कोर्ट में उनसे मिलने नहीं आया, मतलब कि उसके मन में शंका है। उनको जल्दी जय के मन की शंका को दूर करना होगा, तभी वह ये जंग जीत पाएंगे। फिर गौरी शंकर अब बैठा जी से मिलने जाते हैं, पर बैठा जी गौरी शंकर को उनके ऑफिस के बाहर 2 घंटे बैठाए रखते हैं। तब उनका आदमी आकर कहता है कि बैठा जी अभी बहुत व्यस्त हैं, वे आपसे कल मिलेंगे। तब गौरी शंकर खिड़की से देखता है तो बैठा जी अपने नाखून काट रहे होते हैं, जिससे गौरी शंकर को काफी गुस्सा आता है। तब गौरी शंकर सीधा कुंवर सिंह के पास जाकर मिलता है, जो कि वीर सेना का लीडर बन चुका था। गौरी शंकर कुंवर सिंह को कहता है कि वह उसको दिलशाद मिर्जा की जगह शराब का किंग बना सकता है, बस उसको उसका साथ देना होगा। असल में गौरी शंकर नवीन की पार्टी से उसकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, क्योंकि कोई भी उसको भाव नहीं दे रहा था। इधर मिश्रा जी अब रानी भारती के बच्चों को स्कूल से घर ले जाने लगते हैं। तब 2 आदमी आकर मिश्रा जी की गाड़ी में गोली चलाकर भाग जाते हैं। तब मिश्रा जी और रानी भारती के बच्चे बाल बाल बचते हैं। जैसे रानी भारती को ये बात पता चलती है, वह मिश्रा जी को फोन करके कहती है कि वह बेल के पेपर तैयार करवाए, क्योंकि वह जेल से जल्दी बाहर आना चाहती है। जिसके बाद एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में रानी भारती मिश्रा जी से मिलकर पूछती है कि उनके बच्चों पर गोली किसने चलवाई। तब मिश्रा जी कहते हैं कि कोई भी हो सकता है, क्योंकि आधा बिहार रानी भारती का दुश्मन बन चुका है। पर मिश्रा जी को शक नवीन कुमार पे था। तब रानी कहते कि नवीन कुमार उसके बच्चों पर हमला नहीं करवा सकता, क्योंकि इससे उसकी इमेज खराब हो सकती है। यह कहकर रानी भारती गोली चलाने वाले का पता लगाने के लिए कहती है। फिर मिश्रा जी रानी भारती से एक बात पूछते हैं कि दुलारी यादव को मरवाने में आपका हाथ तो नहीं है। तब रानी भारती कहती है कि दुलारी यादव हार्ट अटैक से मरा है। फिर वह मिश्रा जी से भीमा भारती की फोटो निकालने के लिए कहती है, क्योंकि रानी भारती को बेल मिल गई थी। जैसे मिश्रा जी भीमा भारती की फोटो उठाते हैं, वह देखते कि भीमा भारती के फोटो के पीछे उसको मारने वाले लोगों की फोटो थी, जिसमें दुलारी यादव की फोटो पर क्रॉस लगा था, मतलब कि रानी भारती ने ही दुलारी यादव को मरवाया है। उसके बाद रानी भारती अपने घर चली जाती है। अगले सीन में नवीन कुमार बिहार के गवर्नर गोवर्धन दास से जाकर मिलता है और पूछता है कि दुलारी यादव का मरना, रानी भारती के बच्चों पर गोली चलना और रानी भारती का बेल मिलना, इन सब में आपका हाथ तो नहीं है। तब गोवर्धन दास कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूंगा भला। साथ ही वो कहते हैं कि तुमसे पार्टी के कुछ लोग नाखुश हैं, सबको साथ में लेकर चलो, नहीं तो मुश्किल में आ जाओगे। तब नवीन कुमार गोवर्धन दास से उनकी नाराजगी का कारण पूछकर गोवर्धन दास को शराब की कमाई का 10% हिस्सा देने के लिए कहता है, जबकि भीमा भारती 30% हिस्सा दिया करता था, जो कि गोवर्धन दास को अच्छा नहीं लगता। रानी भारती अब अपने पति की मूर्ति पर माला चढ़ाकर कीर्ति सिंह से मिलती है और कहते कि हम भीमा भारती को मारने वाले सभी लोगों पर गुस्सा है, पर तुम पर नहीं, क्योंकि उन सब ने कीर्ति सिंह को मोहरा बनाकर यूज किया था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ कीर्ति सिंह का पति
पति सुनील कीर्ति को बोलकर जाता है कि वीर सेना की फंडिंग में काफी घोटाला चल रहा है और वह मुखिया के पैसे देकर जल्दी आ जाएगा। जैसे सुनील अपनी गाड़ी से जा रहा होता है तब एक ट्रक वाला जानबूझकर सुनील का एक्सीडेंट करके उसे मार देता है और पैसे लेकर भाग जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मार्टिन जी इक्का को देखते हैं जो कि IAS ऑफिसर है और उन्होंने ही बीमा भारती के केस को सॉल्व किया था। तब कावेरी मार्टिन से आकर मिलती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि गवर्नर ने मार्टिन की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करी, पर मार्टिन अभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जहाँ उसको पता चला है कि सुनील सिंह को मारने वाला आदमी कोई महेंद्र राय है जो कि सुनील को मारने के बाद से ही गायब हो गया है। अगर उनको उस आदमी के बारे में पता चल गया तो वे भीमा भारती के मर्डर्स को एक्सपोज कर सकते हैं। नवीन कुमार अब DSP झा को उनके पास बुलाकर कहता है कि पता लगाइए कि रानी भारती के बच्चों पर गोली किसने चलवाई, क्योंकि इससे नवीन कुमार की इमेज खराब हो रही है। फिर इंस्पेक्टर धर्म अब मिश्रा जी के पास आकर उनके ऊपर गोली चलाने वालों के बारे में पूछता है, पर मिश्रा जी को कुछ भी पता नहीं था। तब धर्म को मिश्रा जी के ऊपर शक होता है और वह मिश्रा जी की गाड़ी के बारे में पूछता है जो कि रिपेयर होने गई थी। धर्म अब सीधा कार रिपेयर करने वाले के पास जाता है जहाँ उसको पता चलता है कि मिश्रा जी ने 25,000 रूपए ज्यादा देकर अपनी गाड़ी सही करवा ली है, मतलब कि मिश्रा जी कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। इधर नवीन कुमार कीर्ति से मिलकर उसको दुलारी यादव की जगह सरगोनिया से चुनाव लड़ने के लिए कहता है, जबकि लोगों को लग रहा था कि सरगोनिया से चुनाव का टिकट दुलारी यादव की पत्नी सरोज यादव को मिलेगा। अगले सीन में कीर्ति चुनाव का पर्चा भरकर मीडिया में रानी भारती के ऊपर इल्जाम लगाती है कि रानी भारती ने ही बीमा भारती को मारा है। इधर रानी भारती सरोज यादव से मिलकर उसको समझाती है कि नवीन की पार्टी ने तुम्हारे पति और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए वह सरोज यादव को उसकी पार्टी से कीर्ति सिंह के सामने खड़ा करके नवीन की पार्टी को सबक सिखाने के लिए कहती है और सरोज मान जाती है। सरोज यादव अब सरगोनिया से खड़े होकर मीडिया में उसके पति और भीमा भारती की मौत का सारा ब्लेम नवीन कुमार को करती है। यह रानी भारती को देखकर अब समझ आ रहा था कि वह भी अब राजनीति की खिलाड़ी बन चुकी है और जनता भी अब रानी भारती के सपोर्ट में आने लगी थी। अब थाने में धर्म मिश्रा जी की कॉलिंग स्टेटमेंट से पता लगाता है कि मिश्रा जी ने उन पर हमला होने से पहले एक अननोन नंबर से बात करी थी, जो नंबर काफी टाइम से स्विच ऑफ है। फिर हम देखते हैं कि रानी भारती के बच्चों पर गोली चलाने वाला एक आदमी फोन पर अपनी बीवी से बात कर रहा है। तब दूसरा आदमी उससे फोन छीन कर स्विच ऑफ कर देता है क्योंकि उनको फोन ऑन करने से मना किया गया था। तब एकदम से पुलिस वाले आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अगले दिन नवीन कुमार कीर्ति सिंह के साथ जबरदस्त रैली निकालता है। तब रानी भारती सरोज यादव और पार्टी के लोगों के साथ काला झंडा दिखाकर कीर्ति सिंह की रैली को वापस भेज देते हैं। तब उसको पुलिस वाले का फोन आता है और वह बता देता है कि रानी भारती के बच्चों पर गोली किसने चलवाई है। फिर तर्केश्वर बाबू अब उन दोनों आदमियों के पास जाकर उनसे बात करते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी भारती उसके बेटे जय का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तब वहाँ फोन आता है और कावेरी टीवी चलाती है जहाँ न्यूज में दिखा रहे थे कि रानी भारती ने ही अपने बच्चों पर गोली चलवाई है, जो कि हमलावरों ने कबूल किया है। और नवीन कुमार अब रानी भारती को टारगेट करके जनता के सामने अपनी अच्छी छवि बना रहा था। जय ये सब देखकर रानी भारती से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर रानी भारती का छोटा बेटा उससे पूछता है कि माँ आपने हम पर गोली चलवाई थी। तब मिश्रा जी कहते कि नहीं, वो गोली मैंने चलवाई थी। मिश्रा जी अब रानी भारती से अकेले में बात करते हैं। तब रानी भारती पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में मिश्रा जी कहते हैं कि वह रानी भारती को जेल से बाहर निकलवाना चाहते थे और रानी जानबूझकर जेल में बैठी थी, इसलिए मिश्रा जी को ऐसा करना पड़ा। फिर मिश्रा जी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आप 3 साल से जेल में क्या कर रही थी। तब रानी भारती कहती कि हम जो भी कर रहे थे वे अपने बच्चों के लिए कर रहे थे और हम नहीं चाहते कि आपको ये सब पता चले। जिसके बाद मिश्रा जी कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में कुंवर सिंह अपने आदमियों के साथ गौरी शंकर से मिलने एक फैक्ट्री में आता है। तब गौरी शंकर बताता है कि ये फैक्ट्री उसके साथी राम कृपाल की है जो कि हैंड वॉश बनाता है। फिर गौरी शंकर कुंवर को उसका प्लान बताता है कि वह हैंड वॉश वाले एथेनॉल की मदद से अंग्रेजी दारू बनाकर लोगों को बेचकर पैसा कमाएंगे। तब कुंवर सिंह बोलता है कि दारू को बेचने के लिए ब्रांडेड बोतल लगती है और वह कहां से लाएंगे, जिस पर गौरी शंकर कुंवर सिंह को उसकी फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं। जब ब्रांडेड बोतल में दारू पैक हो रही थी, गौरी शंकर कहता है कि माल हमारा और वीर सेना का नेटवर्क तुम्हारा, जिससे वे पूरे बिहार में उनकी दारू सप्लाई करेंगे और दिलशाद मिर्जा के आधे दाम में दारू बेचने से सारे लोग उनकी ही दारू खरीदेंगे। कुंवर सिंह अब गौरी शंकर को बोलता है कि आपको दिलशाद मिर्जा का धंधा चौपट करके क्या मिलेगा। तब गौरी शंकर कहता है कि मन की शांति और बिजनेस में 50% हिस्सा, जिसके बाद उन दोनों में डील हो जाती है। अगले सीन में रानी भारती अब अपने बेटे जय से मिलकर कहती है कि हमने तुम्हारे पापा भीमा भारती को नहीं मारा है और बहुत जल्द तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। यह कहकर रानी भारती वहाँ से चली जाती है। मार्टिन अब अपने ऑफिसर को कचरे के ढेर की एक रिपोर्ट देकर सब साफ करवाने के लिए कहता है। उसके बाद मार्टिन महेंद्र राय की बीवी के पास जाकर महेंद्र के बारे में पूछता है। तब उसकी बीवी कहती है कि महेंद्र 4 साल से बाहर जा रखा है और उसका फोन तक नहीं आता। जिसके बाद मार्टिन वहाँ से चला जाता है, पर उसको महेंद्र की बीवी पर शक था। इधर गौरी शंकर अपनी काम वाली बाई सुंदरी से बात कर रहा होता है। तब प्रेम कुमार गौरी शंकर से मिलने आता है। फिर गौरी शंकर प्रेम को उसकी दारू पिलाता है जो कि उनकी फैक्ट्री से आई थी और वह दारू प्रेम को काफी अच्छी भी लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दिलशाद मिर्जा के आदमी शहर में लोगों को शराब सप्लाई करने जाते हैं, पर कोई भी उनकी दारू नहीं खरीदता क्योंकि कोई और सप्लायर
यार कम दाम में लोगों को दारू सप्लाई कर रहा था। अब दिलशाद मिर्जा के सारे आदमी इलियास के पास जाकर सारी बात बताते हैं और दारू वापस कर देते हैं। तब इलियास को काफी सारे लोगों का फोन आता है कि कहीं भी दारू नहीं बिक रही है। इसके बाद दिलशाद मिर्जा सीधा थाने जाकर पुलिस वालों को धमकाता है कि वह उनके फिक्स किए रेट से कम पैसों में दारू क्यों बेच रहे हैं। तब पुलिस वाले कहते हैं कि उन्होंने दारू नहीं बेची। फिर कांस्टेबल दिलशाद मिर्जा को कहता है कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है जो कि दारू सप्लाई कर रहे थे, मगर मिर्जा कहता है कि ये लोग 5 करोड़ की दारू एक दिन में कैसे बेच सकते हैं। तब मिर्जा पुलिस वालों को धमकाकर कहता है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर शराब के तस्करों का पता चाहिए, नहीं तो वह पुलिस वालों को चौराहे पर नंगा करके घुमाएगा। अब हम देखते कि महेंद्र राय के घर में एक पोस्टमैन गया है जिसको मार्टिन चुपके से देख रहा था। जैसे पोस्टमैन वहाँ से जाने लगता है तब मार्टिन पोस्टमैन को पैसे देकर पता लगा लेता है कि महेंद्र की बीवी को मनी ऑर्डर उसका पति भेज रहा है जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मचान बाबा कुंवर सिंह से मिलकर उसको शराब के धंधे को बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो दिलशाद मिर्जा का था। पर कुंवर सिंह गुस्से में कहता है कि वह शराब का धंधा चालू रखेगा और जो भी कोई उसके बीच में आएगा वह उसको खत्म कर देगा। फिर तर्केश्वर बाबू नवीन कुमार को कहते हैं कि कुंवर सिंह नहीं मान रहा। तब नवीन कुमार डीजीपी झा को बोलकर कानूनी कार्रवाई से कुंवर सिंह का दारू का धंधा बिहार दिवस के आने से पहले बंद करवाने के लिए कहता है। इधर प्रेम कुमार गौरी शंकर से मिलकर पूछता है कि कहीं आप तो कुंवर सिंह से नहीं मिले हुए, पर गौरी शंकर मना कर देता है। अब नवीन अपने बेटे श्रवण कुमार के कॉन्सर्ट को देखने जाता है। तब हम देखते हैं कि गांव में कुछ लोग शराब पीने से मर रहे हैं। जैसे ये बात नवीन कुमार को पता चलती है वह अपने बेटे के कॉन्सर्ट से उठकर चला जाता है जो कि नवीन की बीवी और बेटे को पसंद नहीं आता। अगले सीन में टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि बिहार के मखदुमाबाद गांव में जहरीली शराब पीने से 54 लोग मारे गए और 83 लोगों की हालत गंभीर है, जिसका सारा इल्जाम जनता सरकार पर लगा रही है। रानी भारती अब जहरीली शराब पीकर मरे हुए लोगों के परिवार वालों से मिलने जाती है, पर पुलिस वाले रानी भारती का रास्ता रोक लेते हैं जो कि नवीन कुमार ने करवाया था। तब रानी बोट की मदद से लोगों से मिलने जाती है और मरे हुए लोगों के परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटती है। जिसके बाद रानी मीडिया में लोगों की जहरीली शराब पीकर मरने का सारा इल्जाम दिलशाद मिर्जा के ऊपर लगाती है क्योंकि वही शराब माफिया चलाता था। फिर रानी मीडिया में दिलशाद मिर्जा की गिरफ्तारी और नवीन कुमार के सीएम पद से इस्तीफे की मांग करती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में डीजीपी झा पूरी पुलिस फोर्स के साथ कुंवर सिंह की दारू की फैक्ट्री में रेड मारता है। तब कुंवर सिंह चुपके से गौरी शंकर को फोन लगाकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब गौरी शंकर कहता है कि नवीन कुमार दिलशाद मिर्जा को बचाने के लिए तुमको पकड़कर जहरीली शराब कांड का मुजरिम तुम्हें बनाना चाहता है। अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ से बचकर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सब सुनकर कुंवर सिंह चुपके से वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में नवीन कुमार डीजीपी झा को कहता है कि पता लगाओ कुंवर सिंह के पीछे कौन है जो कि 3 साल से देशी शराब बेच रहा था, पर वो अचानक से अंग्रेजी शराब क्यों बेचने लगा। अब हम देखते कि गौरी शंकर मचान बाबा से मिलने गया है जहाँ पार्टी के और भी नेता बैठे थे। तर्केश्वर बाबू अब गौरी शंकर से बोलते हैं कि हमें शक है कि आप कुंवर सिंह से मिले हुए हैं। तब गौरी शंकर कहता है कि आप गलत सोच रहे हैं, हम बस एक बार कुंवर सिंह को मना करने गए थे कि शराब का धंधा मत करो, पर वह नहीं माना। यह कहकर गौरी शंकर वहाँ से जाने लगते हैं। तब दिलशाद मिर्जा गौरी शंकर को धमकी देकर कहता है कि हमको लगता है कि आप रानी भारती से मिले हुए हैं। जिस दिन हमें घर के भेदी के बारे में पता चलेगा उस दिन हम उसको जान से मार देंगे। फिर मार्टिन अब अपने जूनियर IAS ऑफिसर से मिलकर उसकी महेंद्र राय को ढूंढने में मदद मांगता है और वह ऑफिसर हाँ कर देता है। अब हम देखते कि महेंद्र राय उत्तर प्रदेश की एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद महेंद्र अपने मालिक को फोन करके कहता है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। तब महेंद्र राय का मालिक उसको बिहार आकर सरेंडर करने के लिए कहता है, बाकी आगे का वह संभाल लेगा। पुलिस वाले अब रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रहे होते हैं। तब महेंद्र दारू के साथ जानबूझकर खुद को पकड़वा लेता है। जैसे ही महेंद्र जेल में जाता है तब हम वहाँ सन्यासी को देखते हैं जो कि रानी भारती का छोटा भाई है। महेंद्र की सन्यासी से बहस हो जाती है। तब सन्यासी महेंद्र को धमकाकर कहता है कि कायदे में रहो वरना जल्दी ऊपर चले जाओगे। अब दिलशाद मिर्जा मस्जिद जाता है तब उसको एक काउजर नाम की औरत मिलती है जो कि दिलशाद से मदद मांगकर कहती है कि उसका बेटा आजकल अंग्रेजी दारू पीकर पड़ा रहता है। जब उसने अपने बेटे से पैसे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह दारू बेचकर पैसे कमाता है और उसी से दारू पीता है। तब मिर्जा उस औरत से पूछता है कि वह दारू कहाँ से लाता है, जिस पर वो औरत बताती है कि आजकल उसका बेटा किले के पास जाता है, वहीं से उसको सप्लाई के लिए शराब मिलती है। ये सब सुनकर मिर्जा समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। इसके बाद रात को अब किले के पास दारू का ट्रक आता है। तब मिर्जा का राइट हैंड इलियास अपने आदमी के साथ ट्रक वालों को पकड़कर पूछता है कि ये माल किसका है। तब वह आदमी कहता है कि कुंवर सिंह का। जिसके बाद एकदम से कुछ आदमी आकर इलियास के आदमी को घेर लेते हैं और कहते कि हमें सिर्फ इलियास चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कोई आदमी मिश्रा जी को फोन करके कहता है कि इलियास को पकड़ लिया है, मतलब कि इन सब के पीछे मिश्रा जी का हाथ है। अगले दिन कावेरी रानी भारती से पूछती है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। तब रानी भारती कहती है कि हम चाहे गलत करें या फिर सही, पर जब तक हम भीमा भारती के कातिलों को सजा नहीं दिलवा देते हम शांत नहीं बैठेंगे। कावेरी अब इलियास को धमकाकर कहती है कि तुमको मीडिया के सामने सब सच बोलना होगा कि दिलशाद मिर्जा और नवीन कुमार मिलकर शराब का धंधा कैसे चला रहे हैं, नहीं तो दिलशाद को बता देगी कि इलियास 80 ट्रक में से 10 ट्रक का घपला कर रहा है। पर इलियास नहीं मानता और कहता कि मिर्जा तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तब कावेरी
सुंदरी फातिमा को बुलाती है जो कि इलियास की बीवी है। फातिमा डर के मारे कहती है कि इन लोगों के पास तुम्हारी डायरी है जिसमें सब कुछ लिखा है, अगर मिर्जा को उसके झोल के बारे में पता चल गया तो वह उसको मार डालेगा, तो तुम इन लोगों को सच बता दो क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये लोग हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। इलियास अब एक वीडियो बनाकर दिलशाद मिर्जा का पूरा दारू का धंधा एक्सपोज कर देता है जो कि पुलिस के अंडर में हो रहा था। फिर वह कहता है कि शराब पीकर लोगों को मरते देखकर हमारा दिल अब इस काम के लिए नहीं मानता, इसलिए हम ये वीडियो बनाकर दिलशाद मिर्जा का भांडा फोड़ रहे हैं। अब ये वीडियो मीडिया में पूरी तरह से फैल जाती है जो कि मिर्जा और सारे नेता देख लेते हैं। इलियास ने वीडियो में रिकॉर्ड दिखाकर ये भी बताया था कि इन सब में नवीन कुमार, तर्केश्वर बाबू और डीजीपी सब मिले हुए हैं जो कि रोज के करोड़ों रुपए छापते हैं। ये वीडियो बाहर आने के बाद नवीन कुमार की पार्टी की जनता के सामने छवि खराब हो जाती है और कुछ दिनों बाद बिहार की विधानसभा में रानी भारती और नवीन कुमार आमने सामने आते हैं। तब नवीन कुमार स्पीकर के सामने खड़े होकर कहता है कि 3 साल में बिहार का काफी विकास हुआ है जिससे बिहार के लोग खुद को बिहारी बोलने में गर्व फील कर रहे हैं, पर कुछ नेता उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बिहार का नाम भी खराब हो रहा है। फिर नवीन कुमार कहता है कि दिलशाद मिर्जा और उसका इलियास नाम के आदमी से कोई संबंध नहीं है, विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले हम बिहार की रफ्तार को रुकने नहीं देंगे। तब रानी भारती नवीन की बात का जवाब देकर कहती है कि लगता है कि नवीन कुमार खुद को बिहार समझने लगे हैं क्योंकि उनकी तारीफ मतलब बिहार की तारीफ और उनकी आलोचना मतलब बिहार की आलोचना। फिर रानी कहते कि बिहार में दारू बंद होने के बावजूद बिहार में दारू पहले से भी ज्यादा पी जा रही है जो कि सब दिलशाद मिर्जा के दारू माफिया की वजह से हो रहा है और इन सब में नवीन कुमार का हाथ है। यह कहकर रानी भारती नवीन कुमार का सीएम पद से इस्तीफा मांगती है। फिर रानी भारती की पार्टी के सभी लोग नवीन कुमार का इस्तीफा देने के नारे लगाकर हंगामा कर देते हैं। तब तर्केश्वर बाबू स्पीकर को कुछ कहते हैं और विधानसभा के स्पीकर पुलिस को बुलवाकर रानी भारती के सभी लोगों को बाहर करने लगते हैं। तब रानी भारती जाते हुए नवीन कुमार को कहती है कि आज तो तुम हमें सदन से बाहर निकलवा रहे हो, पर याद रखना बिहार की जनता तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करेगी। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में मार्टिन कचरे के ढेर में कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तब उसको छोटे बच्चे दिखते हैं जो कि कचरे से दारू की बोतल उठाकर जमा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ गाड़ियां आती हैं जिसमें बैठे कुछ लोग बच्चों से दारू की बोतल खरीद कर ले जाते हैं। मार्टिन अब उस गाड़ी का पीछा करता है। तब वह देखता है कि वह सारी गाड़ियां एक फैक्ट्री में जा रही हैं जहाँ गौरी शंकर भी मौजूद है। इधर जेल में महेंद्र राय कुर्सी बना रहा होता है। तब 2 आदमी आकर महेंद्र राय को मारने लगते हैं। जैसे महेंद्र उन दोनों को देखता है तो वे उसके आदमी निकलते हैं जिससे वह समझ जाता है कि उसका मालिक उसको जेल में मरवाना चाहता है ताकि सुनील की मौत का राज बाहर ना आए। अब वह दोनों आदमी महेंद्र को जान से मारने वाले होते हैं। तब सन्यासी वहाँ बंदूक लेकर आता है और महेंद्र को बचा लेता है। उसके बाद सन्यासी महेंद्र को कहता है कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, पर सच क्या है हमें बताना होगा और महेंद्र मान जाता है। अगले सीन में मिश्रा जी चीफ जस्टिस भगवती बाबू से मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि सन्यासी को बेल दे दीजिए। तब मिश्रा जी भगवती बाबू को ब्लैकमेल करके कहते हैं कि उनके पास भगवती का कोई अश्लील वीडियो है, अगर उन्होंने उसका काम नहीं किया तो वो वीडियो लीक कर देगा। अगले दिन कोर्ट में मिश्रा जी का लॉयर सन्यासी राय के लिए बेल मांगता है और जज भगवती सन्यासी को आराम से बेल दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि सन्यासी रानी भारती के साथ मूर्ति में पेंट कर रहा है। तब कावेरी आकर पूछती है कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं? जिस पर रानी भारती कहती है कि वह सामा चकेवा त्योहार की तैयारी कर रही है जो कि भाई बहन का त्योहार है। इधर कीर्ति सिंह अपने घर में बीमा भारती की एल्बम देखती है जो कि उसकी मुंह बोली झिलमिल मौसी ने उसको लाकर दी थी। फिर थोड़ी देर बाद कीर्ति अपनी मांग में सिंदूर भरती है और वह ये सब इसलिए कर रही थी ताकि लोगों को लगता रहे कि कीर्ति सिंह भीमा की बीवी है और रानी भारती भीमा की हत्यारन। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मार्टिन ने महेंद्र राय को जेल से छुड़ा लिया है और वह उसको अपने साथ गाड़ी में ले जा रहे हैं। तब मार्टिन एकदम से गाड़ी रोककर कहता है कि वह उसको 3 साल से ढूंढ रहा था, बस उसको एक सवाल का जवाब चाहिए कि सुनील को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। तब महेंद्र गाड़ी से निकलकर भागने लगता है और एकदम से मिश्रा जी आकर महेंद्र को पकड़ लेते हैं। फिर वह बंदूक तान कर पूछते हैं। तब महेंद्र बताता है कि उसने गवर्नर गोवर्धन दास के कहने पर ही सुनील को जान से मारा है। अब हमें गवर्नर को दिखाते हैं जो कि स्विमिंग पूल में नहा रहा था। थोड़ी देर बाद कुंवर सिंह गोवर्धन दास को फोन करके कहता है कि हमें आपकी सुरक्षा चाहिए, पर गोवर्धन दास कहता है कि तुम खुद को सरेंडर कर दो जिससे सीएम नवीन कुमार का जनता के सामने दाग धुल जाए, फिर वह उसको बचा लेंगे। यह सुनकर कुंवर सिंह समझ जाता है कि वह उसको उल्लू बनाकर हमेशा के लिए जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए वो गोवर्धन दास को कहता है कि हमसे पल्ला झाड़ने से पहले खुद की सोच लो क्योंकि महेंद्र वापस आ गया है जो कि जेल से भी गायब है। अगले सीन में गौरी शंकर की गर्लफ्रेंड सुंदरी दिलशाद मिर्जा को बताती है कि कुंवर सिंह गौरी शंकर को मिलने आ रहा है। तब मिर्जा सुंदरी से पूछता है कि तुम हमें इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हो, जिस पर सुंदरी कहती है कि उसको बदले में 10 लाख रुपए चाहिए क्योंकि वह शादी करके अपना घर बसाना चाहती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुंवर सिंह गौरी शंकर से मिलने आया है। तब कुंवर सिंह गौरी शंकर को फोन करके जल्दी आने के लिए कहता है, पर सुंदरी गौरी शंकर को रिझाने लगती है। इधर मिर्जा छुपकर कुंवर सिंह को देख रहा था। फिर वह कुंवर सिंह के पास जाकर पूछता है कि मखदुमाबाद में जहरीली शराब बांटने का काम तुमको किसने करने के लिए कहा था। तब कुंवर सिंह कहता है कि वो मैंने नहीं किया। फिर मिर्जा कहता है कि फिर तो तुमने इलियास को भी उठाकर उससे मीडिया के सामने सच नहीं बुलवाया होगा। कुंवर सिंह दोनों बातों के लिए मना करता है। तब कहीं से दिलशाद मिर्जा को गोली लगती है और वो फायरिंग शुरू हो जाती है। अब दिलशाद मिर्जा और कुंवर सिंह के आदमी एक दूसरे को मारने लगते हैं और इसी
दौरान कोई कुंवर सिंह को भी जान से मार देता है। इसके बाद सीरीज में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां हम देखते कि रानी भारती का भाई सन्यासी ही उन सबको मार रहा था, जिसके बाद वह दिलशाद मिर्जा को भी जान से मार देता है, यानी कि ये सब रानी भारती ही करवा रही थी। उसके बाद सन्यासी अपने आदमी के साथ दिलशाद मिर्जा और कुंवर सिंह की लाश के आगे शराब की बोतल रखकर चला जाता है। इधर रानी भारती सभी औरतों के साथ मिलकर समा चकवा त्योहार मनाती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें 4 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ आशा बाल गृह में सुंदरी सिलाई का काम करती थी। तब रात को उस बाल गृह को संभालने वाली औरत आती है और सुंदरी उसके पास जाने लगती है। तब वह औरत कहती है कि आज मालिक ने कुसुम को बुलाया है, जो कि अभी नाबालिग थी। फिर जैसे बाल गृह का मालिक कुसुम के साथ इंटीमेट होने वाला होता है, तब सुंदरी आकर बाल गृह के मालिक की पीठ में कैंची मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मीडिया में न्यूज फैल जाती है कि कुंवर सिंह और दिलशाद मिर्जा की गैंग के बीच दारू के धंधे को लेकर झगड़ा हुआ और वह दोनों गैंग वॉर में मारे गए, जिससे नवीन कुमार के ऊपर भी उंगली उठने लगती है, क्योंकि दिलशाद मिर्जा नवीन कुमार की पार्टी का ही नेता था। तो शायद मिर्जा नवीन कुमार की मदद से शराब का धंधा चला रहा था, जबकि बिहार में दारू बैन थी। अब विधानसभा में रानी भारती की पार्टी पेपर में छपी खबर दिखाकर नवीन कुमार के सीएम पद से इस्तीफा की मांग करती है। तब नवीन कुमार कहता है कि उसने मिर्जा और कुंवर सिंह के डबल मर्डर के लिए जांच कमेटी बना दी है, जिसके 1 महीने बाद रिपोर्ट आने पर तब सच सामने आ जाएगा, जिसके बाद वह अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देता है। ये सब सुनकर नवीन की पार्टी के सभी नेता चौंक जाते हैं। तब तर्केश्वर बाबू और बैठा जी आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि दरअसल ये सब नवीन कुमार का प्लान है कि 1 महीने के अंदर जांच कमेटी से क्लीन चिट लेकर वह दोबारा सीएम पद की शपथ लेगा, ताकि जनता को नवीन पर दोबारा विश्वास हो पाए। गवर्नर गोवर्धन दास अब टीवी पर नवीन के इस्तीफा की बात सुनकर चौंक जाते हैं कि ये नवीन ने क्या बवंडर कर दिया, जिसके बाद वह अपने पीए को कहते हैं कि नवीन कुमार को बता दीजिए कि गवर्नर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। डीजीपी झा को भी पता था कि अब उनकी नौकरी जाने वाली है। थोड़ी देर बाद मार्टिन डीजीपी झा से मिलकर बात करता है कि वह उनकी नौकरी बचा सकते हैं। तब मार्टिन डीजीपी को बताता है कि जब वह नगर निगम का रूटीन ऑडिट कर रहा था, तब उसको एक फैक्ट्री के बारे में पता चला और जब मार्टिन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी तो उसने देखा कि वहाँ पर अंग्रेजी शराब बन रही है और वह फैक्ट्री राम कृपाल की है, जो कि गौरी शंकर का आदमी है। डीजीपी झा अब समझ जाते हैं कि शायद उस फैक्ट्री पर छापा मारने से उनकी नौकरी बच जाए, जिसके बाद डीजीपी अपनी पूरी टीम के साथ उस फैक्ट्री पर छापा मार के राम कृपाल को अरेस्ट कर लेते हैं। तब राम कृपाल से डीजीपी को पता चलता है कि इसी फैक्ट्री की शराब लोगों में बांटी गई, जिससे मखदूमाबाद में जहरीली शराब पीकर लोग मारे गए और इन सब में गौरी शंकर का हाथ है। रानी भारती अब ये न्यूज जानकर थोड़ा खुश होती है। फिर इंस्पेक्टर धर्म अब मिर्जा के आदमी से पूछताछ करता है। तब उसको पता चलता है कि कुंवर सिंह की गौरी शंकर से मिलने की खबर सुंदरी ने दी थी, जो कि गौरी शंकर के पास ही रहती थी। नवीन कुमार अब अपने घर में काफी गुस्सा होता है और तर्केश्वर बाबू को कहता है कि उसको किसी भी हाल में सुंदरी और गौरी शंकर चाहिए। इधर प्रेम कुमार गौरी शंकर को उसके झारखंड की एक जगह पर छुपा देता है, ताकि पुलिस वाले गौरी शंकर को पकड़ न पाए। अगले दिन नवीन कुमार कीर्ति सिंह से मिलकर कहता है कि उनकी पार्टी उसको सीएम बना रही है और होली के दिन वह सीएम पद की शपथ लेगी। तब कीर्ति सिंह कहती है कि वह उसको शिकायत का मौका नहीं देगी। इधर इंस्पेक्टर धर्म अब सुंदरी के बारे में सब पता लगा लेता है कि सुंदरी ने आशा शेल्टर होम के मालिक पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद उसको 7 साल की सजा हुई। पर हाईकोर्ट के वकील ने उसको जेल से जल्दी छुड़ा लिया, जो बात उसको हजम नहीं होती, क्योंकि सुंदरी इतने बड़े वकील को कैसे हायर कर सकती है। तब डीजीपी झा धर्म से वकील का नाम पूछता है तो वह बताता है मनोहर लाल सिंह, जो कि रानी भारती का वकील है और सन्यासी की भी उसने बेल करवाई थी। ये सब जानकर डीजीपी और धर्म को काफी बड़ी गड़बड़ लगती है, जिसके बाद धर्म मचान बाबा के यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखता है। तब उसको पता चलता है कि एक अनजान औरत ने दुलारी यादव को ठंडा पिलाया, जिसके बाद ही दुलारी यादव मारा गया। धर्म अब डॉक्टर राजीव सिन्हा को पकड़कर थाने ले जाता है। फिर वह दुलारी यादव, दिलशाद मिर्जा और कुंवर सिंह को मरवाने वाले का नाम पूछकर कहता है कि अगर आप नहीं बताओगे तो पुलिस का डंडा ही सच निकलवाएगा, जिसके बाद डॉक्टर राजीव सिन्हा सब सच बता देते हैं। रात को अब डीजीपी झा और धर्म नवीन कुमार को बताते हैं कि सुंदरी को दिलशाद मिर्जा के पास गौरी शंकर ने नहीं बल्कि रानी भारती ने भेजा था और रानी भारती ने ही डबल मर्डर करवाया है। जिसके बाद धर्म एविडेंस की फाइल दिखाकर बताता है कि रानी भारती ने 3 साल जेल में रहकर वहाँ रह रहे जेल की औरतों के साथ दोस्ती करके उनको अपनी तरफ किया और प्लान करके उन सबसे ये सब काम करवाया, जिससे दुलारी यादव, दिलशाद मिर्जा और कुंवर सिंह मारे गए। ऐसी 23 औरतें हैं जो कि रानी भारती के साथ जेल में थी, जिन्हें रानी भारती के वकील ने जेल से छुड़वाया है और उनको सिर्फ अभी तक 5 औरतों के बारे में ही पता चला है। पता नहीं बाकी की रानी भारती की फौज कहाँ और क्या कर रही होगी। नवीन कुमार को अब ये भी पता चलता है कि कीर्ति सिंह के यहाँ जो झिलमिल मौसी हैं, वह भी रानी भारती के साथ जेल में थी और डबल मर्डर केस के बाद वह भी गायब है। नवीन कुमार अब समझ जाता है कि शायद कीर्ति सिंह भी अब रानी भारती से मिल गई है। अगले सीन में रानी भारती अपने सारे साथियों के साथ होली खेलती हैं। तब वहाँ पर कीर्ति सिंह भी आकर रानी भारती को रंग लगाकर गले मिलती है। फिर हमें पार्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ रानी भारती ने कीर्ति सिंह को उसके पति के असली कातिल के बारे में सब सच बता दिया था, जिसके बाद कीर्ति रानी भारती की तरफ हो गई थी और कीर्ति सिंह ने रानी भारती के बेटे जय को भी सब सच बता दिया था कि उसके पापा भीमा भारती को किसने मारा है, जिससे जय का उसकी माँ रानी भारती से सारा गुस्सा खत्म हो गया था और रानी भारती के अपने बच्चों के सामने इज्जत बढ़ गई थी।
थी। प्रेजेंट में अब सारी औरतें नाचते हुए होली मनाती हैं। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर धर्म कीर्ति सिंह के घर जाता है, पर वह वहाँ पर नहीं थी। नवीन कुमार ने भी गोवर्धन दास से मिलकर मुसाफिर बैठा को सीएम पद की शपथ दिलवा दी थी, जबकि नवीन कुमार ने पार्टी दल में कीर्ति सिंह को सीएम बनवाना घोषित किया था। दरअसल ये सब नवीन कुमार ने इसलिए किया ताकि कंट्रोल उसके पास ही रहे, जिसके बाद एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में रानी भारती के साथ ही आपस में बात करते हैं कि नवीन कुमार ने बैठा जी को सीएम बनाकर सब उलटफेर कर दिया। रानी भारती मिश्रा जी से कहती है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बल्कि इन औरतों की फिक्र है जिन्होंने उसका साथ दिया, क्योंकि नवीन अब उनको नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पर रानी भारती के बच्चे आ जाते हैं, जिसमें जय भी था। जय अपनी माँ से गले मिलकर कहता है कि वह नवीन कुमार को छोड़ेगा नहीं। तब रानी जय को संभालती है कि तुम फिक्र मत करो, नवीन कुमार को हम देख लेंगे। अगले सीन में मिश्रा जी सीएम बैठा जी के पास जाकर मिलते हैं और रानी भारती की तरफ से बैठा जी को एक डील ऑफर करते हैं, पर बैठा जी तुरंत नवीन कुमार को फोन करके कहते हैं कि मिश्रा जी हमारे लिए कोई डील लेकर आए हैं, चलो साथ में सुनते हैं। जिसके बाद मिश्रा जी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वह समझ गए थे कि बैठा जी अब उनकी बातों में नहीं आएंगे। इधर गवर्नर गोवर्धन दास अब अपने घर के सारे नौकरों को निकाल देते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि रानी भारती के लोग सब पे नजर रखे हुए हैं। क्या पता उनमें से कोई उनके यहाँ काम कर रहा हो जिससे उनकी जान को खतरा हो। थोड़ी देर बाद नवीन कुमार की बीवी और बेटा श्रवण कुमार गोवर्धन दास के पास आते हैं। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नवीन की बीवी और बेटे को किसी ने बता दिया कि नवीन कुमार ने ही भीमा भारती का मर्डर करवाया है। तब गोवर्धन दास नवीन कुमार की बीवी और बेटे को समझाते हैं कि नवीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लोग उसके बारे में बस अफवाह उड़ा रहे हैं ताकि उसका नाम खराब हो पाए। उसके बाद गोवर्धन दास नवीन कुमार को फोन करके कहता है कि वह कश्मीर जा रहे हैं और साथ ही उसकी बीवी और बेटे को भी ले जा रहे हैं, ताकि वह उसका माइंड फ्रेश करके उसको और उसकी फैमिली के बीच सब सही कर सके। अब हम देखते हैं कि बैठा जी किसी भी ऑफिसर को कोई भी काम या प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए फोन करते हैं। तब वह ऑफिसर कहता है कि नवीन कुमार ने मना किया है, जो कि बैठा जी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सीएम होकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहे थे और सारा कंट्रोल नवीन कुमार के पास था। प्रेम कुमार अब बैठा जी के पास आकर मिलता है और कहता है कि आप सीएम पद पर होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जरा अपनी पावर को समझिए। रानी भारती अनपढ़ होकर भी जब सीएम बनी थी तो उसने सारा कंट्रोल ले लिया था, और आपको तो यहाँ 30 साल का अनुभव है। आप जब तक सीएम पद से खुद नहीं हटोगे, आपको कोई हटा नहीं सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस गौरी शंकर के पास जाकर उसको पकड़ लेती है, जबकि किसी को भी माँ का एड्रेस नहीं पता था। फिर जैसे ही पुलिस गौरी शंकर को बाहर लाती है, तब गौरी शंकर देखता कि पुलिस को उसकी जगह के बारे में प्रेम कुमार ने बताया है। तब गौरी शंकर प्रेम कुमार को कहता है कि तुमने हमको धोखा देकर सही नहीं किया, तुम भी ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाओगे और जल्दी मैं तुमसे हिसाब बराबर करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सुंदरी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद एक एक करके रानी भारती की सारी साथियां अपने आप को सरेंडर कर देती हैं। पुलिस वाले जब उन सब औरतों से सच पूछते हैं, तब वह बताते हैं कि जब एक औरत जेल जाती है तो उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और कोई भी उनके परिवार से रिश्ता नहीं रखता। ऐसे बुरे समय में रानी भारती ने ही उनको और उनके परिवार वालों को संभाला है। किसी के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई तो किसी के बच्चों की नौकरी लगवाई, यहाँ तक कि बहुत सारी औरतों की बेटियों की शादी भी उन्होंने ही करवाई है। इसलिए वह रानी भारती के लिए जान भी दे सकती हैं और रानी भारती भी उन सब औरतों की तरह ही निर्दोष हैं। यह सब बताकर वह औरतें कहती हैं कि इतना कानून तो हमें भी पता है कि पुलिस स्टेशन में दिया हुआ बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता। इधर सीएम बैठा जी की अब जनता के सामने वाहवाही हो जाती है, क्योंकि उनके सीएम बनते ही जहरीली शराब का कांड सॉल्व हो गया था, साथ ही डबल मर्डर केस भी सॉल्व हो गया था, जिसमें दिलशाद मिर्जा और कुंवर सिंह मारे गए थे। जनता बैठा जी के बारे में कहने लगती है कि अगर बैठा जी ने कुछ ही दिनों में इतना अच्छा काम किया है तो वह कुछ सालों में बिहार का क्या हाल कर सकते हैं। ये सुनकर नवीन कुमार तर्केश्वर बाबू से बात करता है कि उसको बैठा जी के तेवर अब सही नहीं लग रहे हैं, उसको बैठा जी से सीएम पद अब वापस ले लेना चाहिए। तब जैसे नवीन कुमार बैठा जी को फोन करता है तो वह नवीन कुमार का फोन काट देता है, जो कि ऐसा पहली बार हुआ था। नवीन कुमार अब गुस्से में सीएम बैठा जी के पास जाकर कहता है कि आपने हमसे बिना पूछे सारे डीएम, एसपी और चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, आप जल्दी अपना सीएम पद से इस्तीफा दीजिए। तब बगल से रानी भारती की आवाज आती है कि बैठा जी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और सबसे बड़े मूर्ख तो तुम हो जो अब तक बैठा जी को मेंढक समझ रहे थे। ये तो वो मगरमच्छ है जो अब तुम्हारी सीएम की कुर्सी खा जाएंगे। तब नवीन कुमार कहता है कि आपके साथ कोई विधायक नहीं आएगा और बिना विधायक के बैठा जी सीएम पद पर ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। तब रानी भारती कहती है कि उनकी पार्टी के सारे विधायक बैठा जी को सपोर्ट देंगे और तुम जेल जाओगे, क्योंकि सीएम बैठा जी ने मार्टिन के द्वारा बनाई हुई फाइल पर साइन कर दिया है। तब नवीन कुमार कहता है कि इस रिपोर्ट में बैठा जी का भी नाम है, जिस पर बैठा जी कहते हैं कि नहीं, पहले उस रिपोर्ट में नाम था, मतलब कि बैठा जी का नाम अब भीमा भारती के मर्डर से हटा दिया गया है। अगले सीन में नवीन कुमार गवर्नर के पास जाकर कहता है कि आप जल्दी बैठा जी को हटाकर हमें सीएम पद दिलवाइए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा विधायक हैं। तब गोवर्धन दास कहते हैं कि हम कल ही बैठा जी को सदन में बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं, बस अब तुम दोबारा बैठा जी जैसे किसी को सीएम मत बनाना। अगले दिन अब पुलिस वाले बैठा जी को गिरफ्तार करते हैं। तब बैठा जी बोलते हैं कि सिटिंग सीएम के ऊपर अरेस्ट वारंट कैसे आ गया। तब पुलिस वाले कहते हैं कि अब आप एक्स सीएम बन चुके हो, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग गया है, जिसमें सारी लोकतांत्रिक पावर गवर्नर के पास आ जाती है। जिसके बाद पुलिस वाले बैठा जी को अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेम कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यूज में रिपोर्ट चल रही है कि सरकार ने मार्टिन डिक्का की रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है और
भीमा भारती के सारे आरोपियों को जेल हो जाएगी। इधर जेल में गौरी शंकर प्रेम कुमार और बैठे जी को जेल में आता देखकर नाचने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसको जेल में डलवाया था। रानी भारती अब अपने पति भीमा भारती की मूर्ति को साफ करके उस पे माला चढ़ाती है और सारी जनता रानी भारती जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद कीर्ति सिंह आती है। तब हमें पता चलता है कि कीर्ति सिंह भीमा भारती के केस में सरकारी गवाह बनकर सब सच बता रही है। नवीन कुमार अब गुस्से में गोवर्धन दास को फोन करके कहता है कि आपने राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया। तब गोवर्धन दास कहता है कि हमने अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन किया है और अब हम बिहार के किंग हैं। जिस पर नवीन कहता है कि हमने आज तक आपके जैसा हरामी नहीं देखा, और गोवर्धन दास कहता है कि मैंने भी नहीं। जिसके बाद पुलिस वाले नवीन कुमार को पकड़कर जेल में ले जाते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ गोवर्धन दास नवीन कुमार की बीवी और बेटे के साथ कश्मीर घूमने गया था। तब मार्टिन और कीर्ति सिंह गोवर्धन दास से मिलते हैं। फिर कीर्ति गोवर्धन दास से कहती है कि आपने हमारे पति सुनील सिंह को क्यों मरवाया, लेकिन गोवर्धन दास इसके लिए मना कर देता है। फिर मार्टिन असली कहानी बताता है कि सुनील सिंह वीर सेना के नाम पर फंड जमा करता था। जब उसको पता चला कि गोवर्धन दास वीर सेना के नाम पर करोड़ों रुपए अंदर कर रहे हैं, तो उसने सारी बात मुखिया को बताने की सोची। और जब सुनील मुखिया को सब सच बताने जा रहा था, तब आपने महेंद्र राय को बोलकर सुनील सिंह को मरवा दिया, जिसका सारा सच कीर्ति सिंह को पता चल गया है। कीर्ति सिंह अब गोवर्धन दास को कहती है कि मन तो कर रहा है कि आपको यहीं पर मार दूं, पर हमने रानी भारती को वादा किया है कि आपका फैसला वही करेगी। अगले सीन में गोवर्धन दास रानी भारती से जाकर मिलते हैं। तब रानी गोवर्धन दास को धमकाकर कहती है कि वह सुनील सिंह का मर्डर एक्सपोज कर देगी और उसके पास गवाह भी है। साथ ही वह कहते हैं कि पहले आपके पास भीमा भारती डील लाए, फिर नवीन कुमार, और अब हम आपसे डील करना चाहते हैं। मतलब कि इस डील के कारण ही ये सब हुआ है और भीमा भारती के कातिल अब जेल के अंदर हैं। रानी भारती अब भीमा भारती की फोटो के आगे दिया जलाती है। तब रानी भारती के सामने भीमा भारती की आत्मा आकर कहती है कि अब आप पूरी तरह से पॉलिटिशियन बन गई हैं और आपका बदला भी पूरा हो गया है। तब रानी कहते हैं कि अब हम राजनीति छोड़कर गांव चले जाएंगे, मगर भीमा कहता है कि नहीं, अब आप चाहकर भी राजनीति छोड़ना चाहोगी पर राजनीति आपको नहीं छोड़ेगी। यह कहकर भीमा भारती की आत्मा कहीं गायब हो जाती है। रानी भारती अब जेल में नवीन कुमार और सारे नेता से मिलने जाती है। तब नवीन कहता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि हम खत्म हो गए हैं, क्योंकि 3 साल पहले भीमा भारती ने भी यही सोचा था और वह मारा गया। तब रानी कहती कि हम चाहते तो आप सबको मरवा सकते थे, पर कोर्ट में कीर्ति सिंह की गवाही के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। जिस पर नवीन कहता कि आपने तो उसी आदमी की मदद ली जिसने आपके पति भीमा पर गोली चलवाई थी और उसके हत्या की साजिश में भी शामिल था। तब रानी कहते कि हर चीज का एक समय होता है। फिर रानी भारती टाइम देखती है और एकदम से इमरजेंसी सायरन बजता है। तब पुलिस वाले आकर रानी भारती को बताते हैं कि गवर्नर गोवर्धन दास की बॉडी स्विमिंग पूल में पाई गई है, जबकि उनको तो तैरना आता था और डॉक्टर का कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया है। मतलब कि रानी भारती ने गोवर्धन दास को भी मरवा दिया। ये सब सुनकर नवीन और उसके सारे नेता चौंक जाते हैं कि रानी भारती कितनी खतरनाक पॉलिटिशियन बन गई है। उसके बाद रानी भारती अब पूरी सिक्योरिटी के साथ जेल से बाहर आती है और यहीं पर यह वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी वेब सीरीज पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई शैतान मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।